नमस्कार विद्यार्थियों। और हम कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी विषय है उसका सिलेबस हम पूरा कर चुके हैं और अभी हम क्या कर रहे हैं, उसका दोहरान कार्य कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कि किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और उनको हमको किस प्रकार प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। तो आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे। ये दोहरान कार्य जो है वो छठा भाग है, इसका छठी क्लास है हमारी। इसमें आज हम बात करेंगे व्याकरण का जो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। तो इसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा जो पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, वो होगा कि भाषा को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें हमसे पूछा जा सकता है कि भाषा की परिभाषा। तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो क्या है, विचार विनिमय का एक साधन है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि भावाभिव्यक्ति का साधन। ठीक है, भावाभिव्यक्ति का साधन है ये। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं विचार संप्रेषण या भाव संप्रेषण, विचार संप्रेषण का एक माध्यम है। विचार संप्रेषण का माध्यम कहा जा सकता है इसको। ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं भावों का आदान प्रदान। ठीक है, भावों के आदान प्रदान का माध्यम, आदान प्रदान का माध्यम। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो क्या है, एक प्रकार का मीडिया है, एक प्रकार का माध्यम है, एक तरीका है, एक जरिया है। उस मीडियम से, उसके माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसको प्रस्तुत करता है, या फिर उस दूसरे व्यक्ति के विचारों को ग्रहण करता है। ठीक है ना। तो विचारों को प्रस्तुत करने का, विचारों को ग्रहण करने का जो माध्यम है वो भाषा कहलाता है। और भाषा को दो रूपों में प्रकट किया जा सकता है। कौन से दो रूप हैं, समझिए। भाषा के जो दो रूप हैं वो हैं तो पूछा जा सकता है हमसे कि भाषा के दोनों रूपों का वर्गीकरण कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। ठीक है। तो पहला है वो मौखिक रूप है और दूसरा है लिखित रूप है। तो इस प्रकार से टेबल बनाकर हम उसको समझा सकते हैं। किस प्रकार कि जो मौखिक भाषा है वो क्या होती है, बोलकर प्रकट जो की जाती है उसे हम मौखिक भाषा या ओरल लैंग्वेज कहते हैं, और जो लिखकर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित लैंग्वेज या लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। ये जो मौखिक भाषा है उसके अंदर जो क्या आ सकता है, वाचन आ सकता है, समाचार वाचन। ठीक है। समाचार जो वाचन है यानी पढ़ना है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग, तो वो क्या कहलाएगी, मौखिक भाषा कहलाएगी। ठीक है ना। या भाषण, या हम कहेंगे साक्षात्कार, ये सभी जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत रखी जाएंगी, मौखिक भाषा के अंदर रखी जाएंगी। ठीक है ना। इसके अलावा हम लिखेंगे कि पत्र लेखन या फिर निबंध लेखन। ठीक है। या फिर कोई भी जो लेख है, आलेख है, फीचर है, तो ये सब किस में रखा जाएगा, इसको लिखित भाषा में रखा जाएगा। ठीक है। और क्या अंतर है, और प्रमुख जो अंतर है वो यह है कि मौखिक भाषा जो है हम परिवार के साथ रहकर क्या कर सकते हैं, बिना प्रयत्न के सीख सकते हैं, बिना प्रयत्न के। तो कोई छोटा जो बच्चा है वो अपने परिवार में रहता है तो वो क्या करता है, जैसे उसके बड़े जो लोग हैं, बड़े सदस्य जो हैं परिवार के, वो कोई भाषा बोलते हैं कुछ, तो वो छोटा जो बच्चा होगा वो उनका अनुसरण करने लगता है। ठीक है ना, अनुसरण करने लगता है, अनुकरण करता है, तो वो उस भाषा को बोलने लग जाता है।
ठीक है ना। तो बोलना तो सीख सकता है वो। तो मौखिक भाषा है वो परिवार में रहकर सहज रूप में सीखी जा सकती है, परिवार के बड़े सदस्यों को देखते हुए, सुनते हुए, ठीक है ना। तो परिवार के साथ रहकर बिना प्रयत्न के सीखी जा सकती है, सहज रूप में सीखी जा सकती है। लेकिन जो लिखित भाषा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक ढंग से हमको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। जो बच्चा होगा उसको लिखना कैसे आएगा, वो उसको लिखना कब आएगा कि उच्चारण के अनुरूप जब वो वर्तनी चिन्हों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। उच्चारण के अनुरूप जब वर्तनी चिन्हों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा या लिपि का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ठीक है, तो उसे हम कह देंगे, तो वो क्या हो जाती है, वो लिखित भाषा हो जाती है, ठीक है। तो उच्चारण के अनुरूप वर्तनी चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए या लिपि का ज्ञान होना चाहिए, किसके लिए, लिखित भाषा के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों भाषाओं में अंतर है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कि मौखिक भाषा को सहज रूप में सीखा जा सकता है, लेकिन लिखित भाषा को हमें प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ेगा, ठीक है, प्रयत्न करना पड़ेगा या सायास सीखना पड़ेगा। प्रयत्न पूर्वक इसको सीखा जा सकता है या अभ्यास पूर्वक सीखा जा सकता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा इसका, तब हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई मौखिक और लिखित भाषा। इसके अलावा एक जो भाषा है वो हमारी कौन सी है, सांकेतिक भाषा भी है, यानी कि जिसमें बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और हमें लिपि चिन्हों का ज्ञान करने की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो हो जाएगी सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रदान करेंगे और प्राप्त भी करेंगे, तो वो हो गई सांकेतिक भाषा, ठीक है, साइन लैंग्वेज जो पहले चला करती थी। तो उसके बाद में एक भाषा और भी है, उसको हम क्या कह सकते हैं, मौन भाषा कह सकते हैं। किस प्रकार कि जब कोई व्यक्ति विचारों को प्रकट नहीं कर रहा बल्कि अपने आप से ही बात कर रहा हो, ठीक है ना, जैसे कि वो कोई विचार किसी बिंदु पर विचार कर रहा हो, मंथन कर रहा हो, मनन कर रहा हो, तो वो जो उसका जो विचार है वो क्या हो रहा है, वो खुद से ही बातें कर रहा है। समाचार को देने वाला कौन, खुद, और प्राप्त करने वाला कौन, खुद। तो प्रश्न करने वाला भी खुद है, उत्तर देने वाला भी खुद है, दोनों ही खुद अगर हैं तो वहां पर भाषा तो जा रही है, ठीक है ना, भाषा का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसे भी क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। विचारों का आदान प्रदान हो रहा है खुद से खुद तक, तो वो कहलाएगी मौन भाषा, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम देखते हैं भाषा का एक रूप और भी है, और वो कौन सा है, बोली है। बोली क्या है कि भाषा का सीमित रूप है ये। किस प्रकार, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाषा तो हमने समझ ही लिया है, भाषा क्या होती है कि भाषा जो है वो विकसित होती है एक तो, ठीक है ना। भाषा क्या होती है, विकसित होती है, डेवलप होती है। डेवलप किस प्रकार से है, क्योंकि इसमें काव्य रचना की जा सकती है, कोई कविता की रचना या कोई रचना की जा सकती है यहां पर, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि इसका किसी भी भाषा का एक ग्रामर, एक व्याकरण होता है, एक समृद्ध सा शब्दकोश होता है, ठीक है, डिक्शनरी होती है, यहां पर बहुत सारे वर्ड होते हैं यहां पर हर शब्द के, ठीक है ना। तो व्याकरण होता है, शब्दकोश होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं किसमें, भाषा में, क्योंकि ये विकसित हो गई। लेकिन जो बोली है, बोली क्या है, भाषा का अविकसित रूप है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो आना जारी है, ठीक है, अविकसित है। या हम कह सकते हैं भाषा का सीमित रूप, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं स्थानीय रूप, या हम कह सकते हैं प्रांतीय, या हम कह सकते हैं क्षेत्रीय। तो भाषा का सीमित रूप,
या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, स्थानीय क्षेत्र पर बोली जाने वाली, या प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाने वाली जो भाषा है उस भाषा को हम बोली कहते हैं। ठीक है ना, इसका दायरा कम है, छोटे स्तर पर बोली जाएगी। ठीक है ना, कुछ सीमित एरिया में जिसको बोला जाएगा वो बोली होगी, डायलेक्ट उसको कहेंगे, और जो एक बड़े क्षेत्र पर बोली जा रही है, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे भाषा। ठीक है, और क्या अंतर होगा कि यहां काव्य रचना भी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, उसमें इतना क्यों नहीं हो सकती काव्य रचना? क्योंकि इसका ना तो व्याकरण है, कोई एक फिक्स फॉर्मूला वगैरह नहीं बने हैं यहां पर, और इसका जो वोकेबलरी है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, शब्दकोश विकसित नहीं हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर है बोली और भाषा में। तो भाषा क्या है, विकसित होती है, और वाक्य रचना, काव्य रचना इसमें हो सकती है, व्याकरण होता है, शब्दकोश इसमें होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, और इसमें ये सारी चीजें वोकेबलरी या शब्दकोश और व्याकरण वगैरह इसमें नहीं होता है। तो आगे बात करते हैं। तो आगे बात हम करते हैं कि ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को हम, हिंदी भाषा जो पूरे क्षेत्र में बोली जाती है उस पूरे क्षेत्र को हम 5 भागों में या 5 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी भाषा को हम 5 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? 5 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है ना, पूर्वी हिंदी। फिर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर इसके बाद में हो जाएगी बिहारी, हो जाएगी, फिर हो जाएगी राजस्थानी, और फिर हमारी हो जाएगी पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 भागों में हिंदी भाषा को वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां रखी जाती है या आती है, ये पूछा जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंदर ये 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना, तो पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद में आता है पश्चिमी हिंदी। तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंदर ब्रज, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी। ठीक है, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी। इस प्रकार ये 5 बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी में रखी जाएंगी। उसके बाद जो बिहारी है, बिहारी के अंदर हम रख सकते हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। 3 बोलियां इसके अंदर रखी जाएंगी बिहारी के अंदर, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी राजस्थानी। हिंदी का एक पार्ट राजस्थानी है। उस राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां होती हैं? तो इसमें हम कहेंगे कि आ जाएगी मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। ठीक है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। समझ में आ रहा है कि मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती, ये 4 बोलियां हो गई राजस्थानी के अंतर्गत। और कुछ विद्वान मानते हैं कि जो ढूंढाड़ी है, मालवी है, बागड़ी है, ये तीनों भाषाएं भी या तीनों बोलियां भी किसके अंतर्गत है? राजस्थानी के अंतर्गत आती है, जैसे ढूंढाड़ी, मालवी और बागड़ी। इसके बाद पहाड़ी जो हिंदी है उसके अंदर क्या अंतर्गत क्या रखा जा सकता है? गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ठीक है, GKM। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, ये 3 बोलियां जो हैं वो इस पहाड़ी हिंदी के अंदर रखी जा सकती है। तो इस प्रकार कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी भाषा के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए बिहारी के अंदर कौन कौन सी हिंदी की बोलियां आती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे हम बात करते हैं
ये तो हमारी हो गई भाषा की बात, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है व्याकरण है हमारा टॉपिक, ठीक है। भाषा के बाद अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो है व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण क्या है समझिए। व्याकरण क्या करता है, जो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जो भाषा की व्याक्रिया करे, भाषा की व्याक्रिया करने का काम जो करता है वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब व्याक्रिया मतलब विश्लेषण करना, ठीक है ना, उसको समझाना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये हो जाता है भाषा की व्याक्रिया या विश्लेषण करना, भाषा की व्याक्रिया करना या फिर विश्लेषण करना, ठीक है ना, उसको तोड़कर समझाना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो पिछले एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आ भी चुका है 2019 के एग्जाम में कि बताइए हिंदी व्याकरण शास्त्र को परिभाषित कीजिए। हिंदी व्याकरण शास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो शास्त्र का मतलब पुस्तक, एक पुस्तक है, एक किताब है जो किसकी, व्याकरण की किताब है, हिंदी व्याकरण की। वो क्या करेगी, तो हम लिख सकते हैं कि वह शास्त्र जो क्या करता है कि हिंदी भाषा की अशुद्धियों को दूर करे। हिंदी भाषा की अशुद्धियों को जो दूर करता है, हिंदी भाषा की अशुद्धियों को दूर करने वाला जो शास्त्र है, जो पुस्तक है, वह हिंदी व्याकरण शास्त्र कहलाती है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करती है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने वाला जो शास्त्र है, जो पुस्तक है, वह हिंदी व्याकरण शास्त्र कहलाएगी। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सिखाने वाला, शुद्ध बोलना व लिखना सिखाने वाला शास्त्र हिंदी व्याकरण शास्त्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है कि व्याकरण का जो अध्ययन है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं, कितने वर्गों में बांटकर करते हैं। तो हिंदी व्याकरण जो शास्त्र है उसको 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण शास्त्र के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हो जाता है वर्ण विभाग, दूसरा हो जाएगा शब्द विभाग और तीसरा हो जाएगा हमारा वाक्य विभाग। ये 3 वर्गों में बांटकर हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वर्ण विभाग में हम समझते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के हैं और उनकी संरचना कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के हैं, बनते कैसे हैं वो, ठीक है। और फिर हम देखते हैं वाक्यों के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में हम व्याकरण को पढ़ते हैं। अब यहां पर ये ध्यान रखना हमको जरूरी होगा कि जो हिंदी व्याकरण है वो संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, ठीक है। संस्कृत जो व्याकरण है, क्योंकि हमारी जो भाषा है यानी क्या कह सकते हैं, जो सारी भाषाओं की जो जननी है, जननी भी कह सकते हैं, या फिर संस्कृत को सूत्र भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जा सकता है, यानी माता कहा जा सकता है, या सूत्र भाषा कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संस्कृत व्याकरण जो है वो बहुत कुछ उसके जो नियम है वो हिंदी व्याकरण के बहुत सारे जो नियम है वो किस पर आधारित है, वो संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, बहुत कुछ नियम, ठीक है ना, वहां से हमने उसको लिया है। तो और दूसरी बात यह है कि जो हिंदी भाषा है, और क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी भाषा ने अपना जो रूप है वो किस प्रकार बनाया है, या शब्द भंडार का विकास
किस प्रकार किया है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा ने अपना जो शब्द भंडार है, वोकेबलरी है, वो किस प्रकार विकसित किया कि हिंदी भाषा के अंदर विदेशी भाषाओं के शब्द भी हैं, ठीक है, विदेशी भाषाओं के शब्द भी हैं और संस्कृत भाषा के शब्द भी यहां पर पाए जाते हैं और बहुत सी स्थानीय भाषाओं या फिर हम कह सकते हैं बोलियों के शब्द भी यहां पर पाए जाते हैं। इन तीनों को मिला देने से यानी विदेशी भाषा के वर्ड्स भी यहां हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं और स्थानीय बोलियों के शब्द भी हैं, इन तीनों को मिलाकर क्या हुआ है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का विकास हुआ है। तो हिंदी के अंदर क्या होता है, ये सभी भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस चैप्टर में से ये जो हमारी वार्षिक परीक्षा है 2020 का जो वार्षिक एग्जाम है, उसमें इस चैप्टर में से 2 नंबर का 2 अंकों का एक क्वेश्चन आएगा और हो सकता है कि 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ जाएं। ठीक है ना। तो यहां पर हमने समझा कि भाषा के बारे में, बोली के बारे में और फिर उसके बाद हम देखा व्याकरण के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या है? तो लिपि को हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा की लिखने की विधि को, भाषा को लिखने की जो विधि है, लिखने का जो रीति है, भाषा को लिखने की विधि या हम कह सकते हैं रीति या हम कह सकते हैं तरीका, भाषा को लिखने की जो रीति है उसे हम कहते हैं लिपि। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि भाषा को बोलने के लिए ध्वनियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा को बोलने के लिए क्या चाहिए? ध्वनि। ध्वनि कहां पर काम आएगी? मौखिक भाषा में। और उन ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन वर्तनी चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उन वर्तनी चिन्हों को, उन मात्राओं को, ठीक है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि लिपि जो है वो भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि जो हमारी हिंदी जो है वो हमारी क्या होगी? वो हमारी राजभाषा कहलाएगी। हिंदी हमारी क्या कहलाएगी? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं कहलाएगी। ये हमारी क्या है? इसको हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, राजभाषा कह सकते हैं हिंदी को। ठीक है, इसको हम नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हैं। ध्यान रखिए कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? तो पूछा जाएगा अंतर बताइए, तो हम कहेंगे कि जो राजभाषा जो होती है वो किसको कहा जाता है? जिसमें सरकारी कामकाज या राजकीय कामकाज या प्रशासकीय कामकाज जो होता है, प्रशासन का जो काम होता है वो जिस भाषा में होता है वो राजभाषा कहलाती है। तो हमारे देश का जो काम है वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो दोनों हमारी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है।
तो राजभाषा क्या होती है? जिसमें हमारा सरकारी काम या प्रशासकीय वर्क होता है। और जो राष्ट्रभाषा होती है वो क्या कहलाती है? वो पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में होती है, संपर्क भाषा, ठीक है ना, पूरे देश की संपर्क भाषा होती है। और वो एक बड़े स्तर पर, ठीक है ना, पूरे भारतवर्ष में, पूरे राष्ट्र में जिसका उपयोग किया जाता है, संपूर्ण राष्ट्र में जिसको व्यवहार में लाया जाता है, पूरे राष्ट्र में जो व्यवहार में लाई जाती है, जो बोली जाती है, वो कहलाती है हमारी राष्ट्रभाषा। पूरे भारत में बोली जाए तो वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी, और जिसमें केवल राजकीय कामकाज होगा वो राजभाषा कहलाएगी। तो जो हिंदी है वो हमारी क्या है? हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, और जो देवनागरी होगी, देवनागरी क्या कहलाएगी? हमारी लिपि कहलाएगी, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा होगी और देवनागरी जो है, देवनागरी हमारी लिपि कहलाएगी, ठीक है। और देवनागरी हिंदी की भी लिपि है और संस्कृत की भी लिपि है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हम समझते हैं कि जो देवनागरी है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बात करते हैं कि देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं लिखी जाती है। फिर हम देखते हैं कि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप इसको लिखा जाता है। और तीसरी बात यह है कि सभी वर्णों की जो आकृति है, सभी वर्णों की आकृति जो है वो समान होती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें देवनागरी लिपि की हैं। तो आज हमने इस क्लास में समझा कि इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।